नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, आज एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में इतिहास की कक्षाएं लेकर के आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज इतिहास का हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें आज हम जानेंगे कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्यों के बारे में जो बताए गए हैं उनके विषय में आज हम लोग जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहा गया है कि जो जातक में, पहले हम जान लेते हैं बौद्ध के बारे में। जातक कथा आप लोगों ने सुना होगा। उसमें पूछा जाता है कि जातक की जो कथाएं हैं उसमें किसका जिक्र किया जाता है। तो जो जातक की कथाएं होती हैं उसमें भगवान बुद्ध के जन्म की कथाओं का वर्णन होता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का उसमें वर्णन किया गया है। इसमें जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का, कथाओं का वर्णन किया गया है। इसके भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। वहीं बौद्ध धर्म में ही दो शाखाएं होती हैं, हीनयान और महायान। जो बौद्ध धर्म है उनमें दो शाखाएं होती हैं, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ होता है, हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है उसे वो कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु होता है और जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र जीवन चरित्र का वर्णन, उनके साथ साथ अनेक कथानकों का वर्णन किया गया है। इसमें कथा वस्तु में कहा गया है कि हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है हीनयान वाले कथा वस्तु में। अब हम अगला देख लेते हैं कि जैन साहित्य को लेकर के कुछ विषय बताए गए हैं। जैन साहित्य को हम आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ साथ उनके संबंधों का भी विवरण है। इसमें भगवती सूत्र में जो भगवती सूत्र है, इसमें महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का वर्णन किया गया है। उनके समकालीन हैं उनके संबंधों का भी विवरण इस भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। ये नंबर आता है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र बहुत ही चर्चित पुस्तक होती है। अर्थशास्त्र बहुत ही चर्चित ग्रंथ है। और इस अर्थशास्त्र में पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के इतिहास के बारे में, यानी कि मौर्य काल के इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र से ही हमको प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र से ही हमको मौर्य काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब अर्थशास्त्र जो है इसमें लगभग 15 अधिकरण है। कितने हैं? 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में अर्थशास्त्र को विभाजित किया गया है। 15 अधिकरण है और 180 प्रकरणों में अर्थशास्त्र को विभाजित किया गया है। और इसमें हमने बताया आपको मौर्य काल के इतिहास के विषय में जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसमें अर्थशास्त्र में फिर नंबर आता है राजतरंगिणी का। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि राजतरंगिणी एग्जाम में बहुतों बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हड़। राजतरंगिणी के जो लोग के लेखक हैं वो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। और इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। किसमें कहा किया गया है? राजतरंगिणी में
कश्मीर के शासकों के बारे में बताया गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों के बारे में बताया गया है। फिर नंबर आता है कि ये अरबों की सिंध विजय, अरबवासी जो थे, अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जो अरबवासी थे, अरबवासियों के सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमको मिलता है चचनामा। इसके लेखक थे अली अहमद। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि चचनामा के लेखक कौन है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि चचनामा के लेखक कौन है। तो चचनामा के जो लेखक हैं वो अली अहमद जी हैं। अली अहमद के चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत प्राप्त होता है। अली अहमद के चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत प्राप्त होता है। अगला है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी का जो लेखक है वो पाणिनि जी हैं। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि हैं और अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि जी हैं और संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक भी अष्टाध्यायी को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? अष्टाध्यायी को ही माना जाता है। अष्टाध्यायी को ही माना जाता है। अब एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए कि जो जातक है, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन आपको जातक में मिलेगा। और जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदाय में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में जैन साहित्य को हम आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य का जो पौराणिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन साहित्य का जो पौराणिक इतिहास है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और भगवती सूत्र में ही महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों और उनके समकालीन जो समकालिक थे उनके संबंधों का वर्णन आपको भगवती सूत्र में मिल जाएगा। अगला है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य पुष्पगुप्त भी कहा जाता है। इसमें मौर्यकालीन के इतिहासों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में ही 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। फिर आता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। इसमें कश्मीर के शासकों के बारे में, कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। किसमें? राजतरंगिणी में लेखक कल्हण है। फिर आता है कि अरबों की सिंध विजय का अगर वृत्तांत आपको जानना हो तो कहाँ से मिलेगा? तो अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो हमको अली अहमद की पुस्तक चचनामा से प्राप्त होगा। कहाँ से? अली अहमद की पुस्तक है चचनामा, वहां से हमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत प्राप्त होता है। फिर अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि जी हैं। पहली बार अगर पूछा जाए कि पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया था, तो आप कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी में किया गया था। फिर आता है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसे कहा गया है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी को कहा गया है। किसे कहा गया है? अष्टाध्यायी को कहा गया है। फिर कात्यायन की जो एक पुस्तक होती है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता जो पुस्तक है कात्यायन द्वारा रचित पुस्तक है। गार्गी जो संहिता है वो कात्यायन द्वारा रचित है, उसे एक ज्योतिष ग्रंथ भी कहा गया है। गार्गी संहिता कात्यायन द्वारा रचित है, जिसे एक ज्योतिष ग्रंथ भी कहा गया है। फिर उसे एक ज्योतिष ग्रंथ, किसे? गार्गी संहिता को एक ज्योतिष ग्रंथ कहा गया है। अब हम जान लेते हैं, ये तो हमारे थे बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में बताया गया आपको, बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में बताया गया। अब अगला नंबर आता है यूनानी लेखक। किसके बारे में? यूनानी लेखक। यूनानी लेखकों में एक हेरोडोटस था। कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था इसे इतिहास का पिता कहा गया है। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा गया है। इसे हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा गया है। इसकी एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की बहुत ही चर्चित पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो पुस्तक है एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस हैं। फिर नंबर आता है मेगास्थनीज का। आप लोगों ने मेगास्थनीज का तो नाम सुना ही होगा। मेगास्थनीज जो पुस्तक, मेगास्थनीज एक कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। और
इनकी पुस्तक क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका वाला जो इंडिका पुस्तक के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक मिलान करने को लेकर के आता है और पूछ लिया जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक मेगास्थनीज थे। और ये पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज कब आए थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कहाँ कब आए थे? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। फिर नंबर आता है डायमिकस का। डायमिकस कौन था? यह सीरियन नरेश आंटिएकस का राजदूत था। डायमिकस जो था सीरियन नरेश आंटिएकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। जो बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन? डायमिकस। डायमिकस सीरियन नरेश आंटिएकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला है टॉलमी। टॉलमी कौन? टॉलमी जो थे इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी जो एक लेखक थे, यह भी एक दार्शनिक ही थे। इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। किसने लिखा है? भारत। पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है, आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा है। अगला है प्लिनी। ये जो प्लिनी है इन्हें ये प्रथम शताब्दी में, प्लिनी जो थे ये प्रथम शताब्दी में, और जो टॉलमी था ये टॉलमी ये द्वितीय शताब्दी में आया था। जो टॉलमी था ये द्वितीय शताब्दी में भारत आया था और इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। जबकि प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? प्लिनी ने किया था। अब कुछ चीनी यात्री आते हैं। ये तो यूनानी और रोमन यात्री लेखक थे। कौन थे? यूनानी और रोमन थे। लेकिन अब आते हैं कुछ चीनी, फाहियान और वेन्सांग। हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फाहियान और वेन्सांग के विषय में एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। पूछ लिया गया, पूछा जाए आपसे कि फाहियान कहाँ का था? आप कह सकते हैं कि फाहियान एक चीनी यात्री था। अगला आता है कि किसके दरबार में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फिर आता है कि वेन्सांग। वेन्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और वेन्सांग जो था यह भी एक चीनी ही था। वेन्सांग जो था वह भी एक चीनी ही था, चाइना से ही आया था। और वेन्सांग का जो वेन्सांग ने वृत्तांत लिखा है, इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। वेन्सांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। वेन्सांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। वही फाहियान जो था वह एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वेन्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं और इनकी पुस्तक का नाम था सी यू की। फिर ये कुछ और यात्री आते हैं। अल-बरूनी है। अल-बरूनी है। अब पूछा जाता है कि अल-बरूनी जो था वो किसके साथ आया था? अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। जो अल-बरूनी था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आता है और इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद। अल-बरूनी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद। फिर नंबर आता है इब्न बतूते का। इब्न बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आते हैं और इनकी पुस्तक जो रेहला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनकी जो पुस्तक रेहला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जामों में ये भी बहुत बार पूछा गया है कि रेहला जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। जो रेहला पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आप कह सकते हैं कि रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता है। कौन है? इब्न बतूता। फिर तुगलक ने ही यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसने? अब सोचिए कि इब्न बतूता दूसरे देश से आते हैं। इब्न बतूता दूसरे देश से आते हैं। इनकी पुस्तक है इनकी पुस्तक का नाम है रेहला। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आते हैं। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इन्हें दिल्ली का काजी बना दिया और इन्हें न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था दिल्ली का। कहाँ? दिल्ली का काजी या न्यायाधीश मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक बार हम दोबारा से पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। देखते हैं
कि पूछ लिया जाए कि जातक कथाओं, जातक जो है, जातक कथाओं में किनका वर्णन प्राप्त होता है, तो आप कह सकते हैं कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन हमें जातक की कथाओं से मिलता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन हमें जातक कथाओं से प्राप्त होता है। फिर पूछ लिया जाए कि जो बौद्ध संप्रदाय था वो जो बौद्ध धर्म था वो किन संप्रदाय में बटा था, आप कह सकते हैं हीनयान और महायान। किन संप्रदाय में बटा था, हीनयान और महायान। फिर जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। और जैन साहित्य कितने संप्रदाय में बटा था, दो, श्वेतांबर और दिगंबर। जिस तरह से बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ता है, हीनयान और महायान, उसी तरह से जैन धर्म भी दो संप्रदाय में बढ़ता है, हीनयान और श्वेतांबर और दिगंबर में। अब जैन साहित्य को हम आगम कहा जाता है। जैन साहित्य जैन साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास है हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। कहाँ से ज्ञात होगा, जैन साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अब बात आती है कि भगवती सूत्र क्या है, तो भगवती सूत्र में ही महावीर के जीवन कृत्यों, भगवती सूत्र में ही महावीर के जीवन कृत्यों और उनके समकालिक संबंधों का वर्णन आपको भगवती सूत्र से प्राप्त हो जाएगा। अगला आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को बताया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उसमें अर्थशास्त्र में मौर्य काल के शासनकाल के बारे में बताया गया है, मौर्य काल के इतिहास के बारे में बताया गया है। और इसमें 180 प्रभाग और इसमें 180 प्रकरण है और 15 अधिकरण है इसमें अर्थशास्त्र में। फिर राजतरंगिणी के लेखक कौन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, जिसमें कश्मीर के शासकों के बारे में वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। फिर आता है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है हमको चचनामा, किससे, चचनामा, यानी लेखक कौन है, अली अहमद के चचनामा से प्राप्त होता है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत हमें चचनामा से प्राप्त होता है, जिसके लेखक अली अहमद जी होते हैं। अगला आता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है और अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक भी अष्टाध्यायी को माना जाता है। संस्कृत भाषा व्याकरण का भी पहला पुस्तक अष्टाध्यायी को ही माना जाता है। अब कुछ यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में भी देख लेते हैं। जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और उसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका। हेरोडोटस जो था इसकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। फिर आते हैं मेगास्थनीज जी। मेगास्थनीज जी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम होता है इंडिका। फिर है डायमेकस। डायमेकस यह सीरियन नरेश आंतियकस का राजदूत था। जो डायमेकस था सीरियन नरेश आंतियकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के शासनकाल में आता है। डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आता है और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएंगे और जो डायमेकस होता है वो बिंदुसार के दरबार में आता है। फिर आते हैं टॉलमी। टॉलमी जो थे, टॉलमी भी एक दार्शनिक थे, टॉलमी भी एक लेखक ही थे और टॉलमी थे यह द्वितीय शताब्दी में भारत में आते हैं। जो टॉलमी था वो द्वितीय शताब्दी में भारत आता है और इसने ही भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो टॉलमी ने लिखा था। फिर है प्लिनी जी। प्लिनी जो थे ये प्रथम शताब्दी में भारत आते हैं और नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना प्लिनी ने किया था। किसने किया था, प्लिनी ने किया था प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना। फिर आइए हम फाहियान को देख लेते हैं। फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य मत बोल दीजिए, सब लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात आएगी तो आप मेगास्थनीज लिखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात आएगी तो आप फाहियान लिखेंगे। फिर अब बात आती है वेनसांग की। वेनसांग जो था यह भी चीन से था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसकी ये पुस्तक की रचना, इसने अपनी पूरे यात्रा वृत्तांत के लिए एक पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक का नाम था सी यू की। इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था उस पुस्तक का नाम क्या था, सी यू की।
अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग नोटिस कर लीजिए, फाइयान वेन्सांग में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, और ये क्वेश्चन अक्सर पहले पूछा जाता है कि फाइयान और वेन्सांग को लेकर के, कि फाइयान जो था यह किसके दरबार में आया था और वेन्सांग किसके दरबार में आया था। तो जब बात वेन्सांग की आएगी तो ह से हर्षवर्धन भी हो रहा है, इतना नोटिस करिए, ह से हर्षवर्धन भी हो रहा है, ह से वेन्सांग भी हो रहा है। तो यानी कि जब भी वेन्सांग का जिक्र आएगा तो तुरंत आप लोग कहीं मत ध्यान दीजिएगा, सीधे ह से वेन्सांग हो रहा है तो ह से हर्षवर्धन हो रहा है, यानी कि वो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। बाकी फाइयान और नाम दोनों का लिखा रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का भी रहेगा, हर्षवर्धन का भी रहेगा। और फाइयान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं। फिर आते हैं अल-बरूनी महोदय। अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। जब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है तो महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भी भारत में आता है, और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था किताबुल हिंद। अल-बरूनी की एक पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। फिर आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जी हैं, कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। और इब्न बतूता जो मोरक्को का था, इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का था इब्न बतूता? इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भी आता है। इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है, और उसकी पुस्तक का नाम है रहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रहला। तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया था। किसने? किसको? इब्न बतूता को। किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। वेन्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आते हैं। और हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा था? हेरोडोटस ने। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने। और भारत का भूगोल पुस्तक टॉलमी ने लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा है। और फिर सीयू की पुस्तक किसकी है? वेन्सांग की है। किताब हिंद पुस्तक किसकी है? अल-बरूनी की है। रेहला पुस्तक किसकी? इब्न बतूता की है। इब्न बतूता की है। तो आज यहाँ आज के लिए बस इतना ही रहना देते हैं, और आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज बस इतना ही, तब मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद।